नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज 18 भी सबसे अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। पीएम मोदी ने भी कहा है कि इस लड़ाई में मास्क ही हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। बात अब महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच बीजेपी नेता आज राज्यपाल से मिले और उनसे दखल देने की मांग की। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम की चुप्पी चिंताजनक है, जबकि शरद पवार अपने मंत्री को बचाने में लगे हैं। फडणवीस ने कांग्रेस पर वसूली का हिस्सा लेने का आरोप लगाया। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया। पवार साहब ने 2 प्रेस ली, किंतु जो मंत्री है उनको केवल बचाने का प्रयास पवार साहब ने किया। महावसूली सरकार में कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है हमको तो समझ में नहीं आता, पर यह ध्यान में आता है कि शायद ये जो हफ्ता वसूली हो रही है इसमें बड़ा हिस्सा उनको भी शायद मिल रहा होगा, इसलिए वो मौन है, वो कुछ कह नहीं रही है। और इसलिए हम उनको भी पूछना चाहते हैं कि भाई आप भी बता दीजिए कि आपकी जितनी सत्ता में हिस्सेदारी क्या उतनी हफ्ते में हिस्सेदारी है। ये भाषण देने की बात नहीं है, एक्ट करने की बात है। और इसलिए राज्यपाल जी को हमने ये कहा है, हमारे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी ने 100 घटनाएं राज्यपाल जी के ध्यान में लाकर दी है कि जिसमें सरकार ने संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन नहीं किया है। और राज्यपाल जी से हमने इतनी ही मांग की है कि चूंकि मुख्यमंत्री भी बोलते नहीं है, सरकार भी ठीक चल नहीं रही है, ऐसे समय कम से कम मुख्यमंत्री जी को आप इसके ऊपर रिपोर्ट मांगिए। राज्यपाल जी को अधिकार है कि आपने हफ्ता वसूली पर क्या एक्शन लिया, आपने ट्रांसफर रैकेट पर क्या एक्शन लिया, कोरोना के ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, ये सारा रिपोर्ट ये मांगा जाए। इस प्रकार का निवेदन हमने माननीय राज्यपाल जी को दिया है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। मुंबई से हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता साथ हैं, मुंबई से अभिषेक पांडे साथ हैं, साथ ही अब से थोड़ी देर में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर से अनुराग ढांडा हमारे साथ होंगे, क्योंकि अब से थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि परमवीर सिंह ने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में ही दरअसल अपनी याचिका दाखिल की है। अभिषेक का जल्दी से रुख कर लेते हैं। और अभिषेक, अब सवाल तो इस बात को लेकर बीजेपी सीधे सीधे उठा रही है कि भाई अभी तक मुख्यमंत्री सामने क्यों नहीं आए, एक बार भी उन्होंने आकर अपनी बात क्यों नहीं रखी, स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? देखिए अर्पिता, बड़ा सवाल मुख्यमंत्री को लेकर के बीजेपी यही उठा रही है कि मुख्यमंत्री की चुप्पी आखिर बहुत कुछ बोलती है। क्या मुख्यमंत्री इस पूरी घटना को जानते थे और जानबूझ के मुख्यमंत्री ने इस पूरे मुद्दे को दबाया? और मुख्यमंत्री चूंकि इस पूरी सरकार के मुखिया होने के कारण मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुख्यमंत्री पर भी बनती है, और मुख्यमंत्री किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, इसलिए मजबूरन बीजेपी को राज्यपाल के दरवाजे पर आना पड़ रहा है। यानी कहीं न कहीं अब बीजेपी की कोशिश दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में राजभवन पर जाकर के शक्ति प्रदर्शन करने की थी, सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश थी। इस बीच एक बड़ी खबर है कि एनसीपी ने फिर एक बार अपना रुख स्पष्ट किया है। नवाब मलिक ने कहा है कि इस पूरे मामले में बीजेपी राजनीति कर रही है और जानबूझ के हर सरकार के हर व्यक्ति के ऊपर करप्शन और हर व्यक्ति के ऊपर कहीं न कहीं आरोप लगा रहे। इससे साफ होता है कि ये पूरा मुद्दा पॉलिटिकल था। इसको जानबूझकर एक अधिकारी के कंधे पर बंदूक रख के चलाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। अर्पिता, ठीक है, जरा अभिषेक आप रहिए साथ। वहीं पूरे मामले पर शिवसेना ने आक्रामक रवैया अपना लिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर यह कहा कि सीएम को बोलने की जरूरत नहीं है। संजय राउत ने राज्यपाल को बीजेपी कार्यकर्ता बताते हुए हमला बोला। वहीं संजय राउत ने राज्यपाल को संविधान के दायरे में काम करने की नसीहत दी। संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल को अपने पद की गरिमा के मुताबिक काम करना चाहिए। सीएम साहब को बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत, उसमें क्या है?
तो खुद सीएम साहब आकर बात करें। प्रूफ आपको लगता है होगा या नहीं होगा या नहीं करना है? कौन सा प्रूफ चाहिए इसी पूरे इशू के ऊपर? देखिए, मुख्यमंत्री साहब खुद चाहते हैं प्रूफ हो, अच्छा, जांच हो। अनिल देशमुख जी जो गृह मंत्री है वो खुद चाहते हैं जांच हो, चाहते हैं ना। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन ये जांच अधिकारी नहीं बन सकता। आप जिनके आप नाम ले रहे हैं, उनको मिले हैं, उनको मिले, वो सब तो बीजेपी के कार्यकर्ता है ऑफिशियल। तो राज्यपाल के कोई प्रशासन में है, कोई राजभवन में है, तो मिलने दो, घर की बात है, उनकी घर की बात है ना। विवेक, यहाँ जब संजय राउत कह रहे हैं तो दो प्रमुख बातें उन्होंने कही। एक तो ये कि मुख्यमंत्री को इस विषय पर बोलने की जरूरत नहीं है। सवाल ये कि आखिरकार क्या इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि मुख्यमंत्री को सामने बोलना आना पड़े और बोलना पड़े। दूसरा बड़ा सवाल, उन्होंने सीधे सीधे निशाना राज्यपाल पर साध दिया है। बिल्कुल सही कर आपने देखिए, जिस तरीके से जो संजय राउत जो बात कर रहे हैं, उनकी जो भाषा वो साफ तौर पर संजय जो महाराष्ट्र के गवर्नर है उनके ऊपर उन्हें टीका टिप्पणी की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि महाराष्ट्र के गवर्नर है वो उनकी घर की बात है, बीजेपी की घर की बात है और बीजेपी के कार्यकर्ता है। लेकिन संजय राउत को ये बात समझना चाहिए क्योंकि ये पूरा मुद्दा अब छोटा नहीं रह गया है। महाराष्ट्र के राजनीतिक में और महाराष्ट्र में जो भी घटनाक्रम बड़ी तेजी से हर रोज हर घंटे बदल रहा है, ऐसे मामले में जो संगीन आरोप महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को सामने आके बातचीत करनी चाहिए। एक तरफ जहां एनसीपी प्रमुख शरद पवार बार बार अनिल देशमुख के बचाव में 2 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे जिनकी सरकार अभी खतरे में है और महाराष्ट्र सरकार के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके बावजूद भी सीएम एक बार भी आके उन्होंने स्टेटमेंट जारी नहीं किया और प्रेस से बात नहीं की। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी के बड़े नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, आप उनकी हलचल को देखिए, किस तरह से वो मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर दिल्ली जाते हैं शाम को, वहां पर होम सेक्रेटरी से मिलते हैं, फिर वापस मुंबई आते हैं और आज सुबह पूरी टीम के साथ महाराष्ट्र के गवर्नर से मुलाकात करते हैं और बोलते हैं कि महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वो वसूली की गैंग चला रहे हैं, उनकी सरकार के ऊपर सख्त कदम उठाना चाहिए। यानी देखिए विवेक, जहां एक तरफ संजय राउत ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, राज्यपाल पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस की गृह सचिव से मुलाकात पर भी सवाल उठाए और कहा कि विपक्ष के नेता को पता होना चाहिए कि चिट्ठियों का क्या मतलब है। वैभव कृष्ण ने जो लेटर बॉम्ब उस वक्त योगी जी को लिखा था, उसमें तो पूरा रेड कार्ड दिया था उत्तर प्रदेश का, कौन से पोस्ट पर आने के लिए जो रैकेट चल रहा है वहाँ 7 या 8 सीनियर आईपीएस अधिकारी का 50 लाख से 1 करोड़ से ऊपर तक वो पूरा रेड कार्ड वैभव कृष्ण ने योगी जी को एक पत्र लिखकर दिया था। क्या उसके बाद गृह सचिव ने वहाँ हस्तक्षेप किया केंद्र के, या सीबीआई की इंक्वायरी लगाई, या वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली में आए थे, जो भी हो, या वहाँ की सरकार ने उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की थी? तो ऐसे लेटर का क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को पूरा पता होना चाहिए। संजय राउत की नसीहत पर फडणवीस ने कहा कि अभी तो ये एक शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। ये जो रिपोर्ट केंद्रीय गृह सचिव जी को दी गई है, ये छोटा फटाका है या बड़ा बम है, ये तो जल्दी ही सामने आएगा। लेकिन जो कहते हैं कि ये छोटा सा फटाका है, मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर ये बहुत छोटी बात थी तो 25 अगस्त 2020 से आपने इसको छुपा कर क्यों रखा? वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर इसके माध्यम से सीधी उंगलियां उठती है? वो कौन लोग हैं जो कन्वर्सेशन में आते हैं? वो कौन लोग हैं जिन तक माल पहुंचता है? वो कौन लोग हैं जो इसका कोऑर्डिनेशन करते हैं? ये सारी चीजें बाहर आएगी, इसीलिए तो आपने इसको छुपा कर रखा। वहीं ट्रांसफर और पोस्टिंग मामले में रश्मि शुक्ला की चिट्ठी और देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर एनसीपी ने पलटवार किया। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने रिपोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि सरकार को बदनाम करने का खेल चल रहा है।
और रश्मि शुक्ला की जो भी रिपोर्ट है उसमें किसी भी प्रकार का तथ्य नहीं था। निश्चित रूप से जिस रिपोर्ट को लेकर लोगों को वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, केंद्रीय गृह सचिव से मिले सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, हमें लगता है कि सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए पूरा खेल चल रहा है। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए सभी मामलों की गहराई से जांच की बात कही। सचिन वाजे गैंग ने जो 2020-21 में हजारों करोड़ रुपए वसूल किए, वो पैसे कहां गए, इसकी जांच एनआईए, ईडी, आरबीआई, आरओसी, इनकम टैक्स ने करनी चाहिए। इस प्रकार का पत्र मैंने इन सब डिपार्टमेंट को लिखा है, बातचीत भी की है। फ्लो ऑफ फंड, कैश मनी ट्रेल, लाभार्थी, बिटकॉइन का उपयोग, बेनामी ट्रांजैक्शन, ऑफशोर ट्रांजैक्शन, इस सब की जांच करनी आवश्यक है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। 2 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका में गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच करवाए जाने की मांग की है और इसके साथ ही उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से अपने तबादले को भी चुनौती दी है। तो अब ये सुनवाई शुरू हो गई है और सबसे ज्यादा नजर इस सुनवाई पर ही कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। अगर लीगली इसको देखें तो सुप्रीम कोर्ट या तो इसे खारिज करके ये बोल सकता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट भी आप पहले जाइए, वहां से अपनी सुनवाई करवाइए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आइएगा अगर वहां से आपको कोई दिक्कत होती है। अनुराग हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुराग, ये सुनवाई शुरू हो गई? देखिए, बिल्कुल सुनवाई शुरू हो गई और जो हम कह रहे थे कि पहले 5 मिनट जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होंगे, वही हो रहा है अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे सवाल पूछा है जो परमवीर सिंह है उनके वकील से कि आप अनुच्छेद 32 के तहत याचिका क्यों दाखिल कर रहे हैं, अनुच्छेद 226 में क्यों नहीं गए। 226 का मतलब कि हाईकोर्ट में आप क्यों नहीं गए, मुंबई हाईकोर्ट में, और वहां पर आपने अपने लिए कुछ रिलैक्सेशन या वहां पर आपने अपील दायर क्यों नहीं की, याचिका दायर क्यों नहीं की। तो पहला बड़ा सवाल इसी पर बहस होगी। अभी जो परमवीर सिंह के वकील हैं वो इस पर जवाब दे रहे हैं कि क्यों आखिर उन्होंने अनुच्छेद 32 को चुना और अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट नहीं गए। अगर इससे सेटिस्फाई होता है सुप्रीम कोर्ट तो ठीक है, वरना उन्हें कहा जाएगा कि वो हाईकोर्ट में जाकर के अपनी याचिका दाखिल करें। दूसरा बड़ा सवाल जो सिटिंग शुरू होते ही, जो हियरिंग शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जो परमवीर सिंह के वकील से कि आपने जो संबंधित लोग हैं जिनके खिलाफ आप ये आरोप लगा रहे हैं उनको पार्टी क्यों नहीं बनाया है इस याचिका में। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से इसमें याचिका करके क्यों कोई रियायत चाहते हैं। आपको पार्टी बनाना चाहिए था और नोटिस उनको भी भेजना चाहिए था जो संबंधित पार्टी यानी गृह मंत्री जिन पर आरोप लगा रहे हैं उनको पार्टी क्यों नहीं बनाया। तो 2 बड़े सवाल जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से अभी पूछे गए हैं। बेहद महत्वपूर्ण रहेगा ये देखना कि क्या सेटिस्फाई रहते हैं परमवीर सिंह के वकील, जो जवाब देंगे उससे सुप्रीम कोर्ट क्या सेटिस्फाई होता है, वरना इस याचिका को हाई कोर्ट भी भेजा जा सकता है। अनुराग, जरा बताइए तस्वीर कब तक साफ हो सकती है कि संभावना किसकी ज्यादा बन रही है? देखिए, लगातार जो अपडेट्स है वो हमारे पास पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में ये तस्वीर साफ हो जाएगी। कुछ ही मिनटों में कोर्ट ने ये भी कहा है कि हम अनुच्छेद 32 के तहत जो कर सकते हैं वो हाईकोर्ट 226 के तहत क्यों नहीं कर सकता है। यानी बार बार कोर्ट की तरफ से वही सवाल उठाया जा रहा है और परमवीर सिंह के वकील जो हैं उनका जवाब है, जो मुकुल रोहतगी उनके लॉयर हैं, उनका जवाब है कि हमारा 6 पेज का नोट पढ़ लिया जाए, उसमें हमने सभी बातें कही हैं कि आखिर क्यों हम आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट में नहीं गए और क्यों हम सीधे सुप्रीम कोर्ट से दखल चाहते हैं। यानी इस पर जिरह हो रही है, इस पर बहस हो रही है कि हाईकोर्ट की बजाय सुप्रीम कोर्ट में क्यों ये याचिका दाखिल की गई है और अगर इससे सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई होता है तो इस याचिका पर आगे सुनवाई शुरू होगी, वरना इस याचिका को कहा जा सकता है याचिकाकर्ता को कि आप हाईकोर्ट में जाइए और वहां अपनी याचिका दायर कीजिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर हम लगातार ये कह रहे थे कि पहली बात यही उठेगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके के मामले में सीधे क्यों दखल चाहते हैं जो याचिकाकर्ता है उनके वकील, और वो हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। अभी भी उसी बात पर बहस चल रही है और परमवीर सिंह के वकील की पूरी कोशिश है
कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को एक्सेप्ट करे और इस पर आगे की सुनवाई शुरू हो, क्योंकि इस पर ये पूरा केस निर्भर करता है। अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसमें फिर जो देशमुख है गृह मंत्री वो भी पार्टी बन जाएंगे, उनको भी अपने जवाब सबमिट करने होंगे। ठीक है अनुराग, यानी अब रहिए जरा साथ, अब से थोड़ी देर में तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या इस पूरे मामले पर कहती है। फिलहाल ये सुनवाई जारी है, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों पर मचे घमासान के बीच महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस में एक बड़ा फेरबदल किया है। मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर स्तर के 86 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया, जिनमें सबसे ज्यादा 65 इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच के हैं। तो मुंबई पुलिस में उठापटक की स्थिति बनी हुई है। जो जानकारी मिल रही है, मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर स्तर के 86 अधिकारियों का तबादला किया गया है और इनमें से सबसे ज्यादा यानी 65 संख्या बताई जा रही है, 65 इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच के हैं। यंग जीनियस यानी वो बच्चे जो उम्र के मोहताज नहीं हैं, जिनमें दम है, हुनर है, कुछ अलग कर गुजरने का अनोखा जज्बा है। इन बच्चों ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े नहीं कर सके, चाहे दिमागी कमाल हो, पढ़ाई हो, खेल हो या आविष्कार, फिर नृत्य, संगीत और समाज सुधार। ऐसे 21 बच्चों का सफर हमने जनवरी से अब तक आपको दिखाया। अब वक्त है ग्रैंड फिनाले का, बायजूस यंग जीनियस का वो शो जिसमें इन बच्चों के अनदेखे पहलू, अनुभव और करिश्मे दिखेंगे। आ रही है यंग जीनियस की ये ब्रिगेड एक साथ 27 मार्च शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर। ये बच्चे नहीं कमाल हैं, हुनर है, जुनून है, दिमाग की ताकत का धमाल है और मासूमियत के साथ हिम्मत की शानदार मिसाल है। आप सिर्फ पियानो बजाते हैं और डू यू प्ले अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो? I play drums, ganjira, tabla, mridangam, tawil, ghatam, and timpani, marimba, xylophone, guitar, bass guitar, merlin, mandolin, siaruan, droli, sibo, and harpeggi, harmonica and melodica, and I play the flute, and I'm learning violin and nadaswaram. बीट्स तो ये गिना चुके हैं। स्टीवन जो है 450 बीट्स पर मिनट बजाते हैं, यानी कि हमारा एवरेज हार्ट रेट जो है वो 72 बीट्स पर मिनट होता है। 6 टाइम्स योर हार्ट रेट। ट्रिपल टाइटल का मतलब? अंडर 15 गोल्ड, अंडर 18 गोल्ड और अंडर 21 में भी गोल्ड। अंडर 21 में भी गोल्ड? हाँ। यानी अपने से बड़ों को आपने हराया। हाँ। Odisha is located in the eastern coast of India. Now I'll say some major rivers of Odisha. Mahanadi, Hasdo, Ib, Man, Shionath, Om, Jom, Tel, Brahmani, Vaitarini, Rushikulya, Nagavali, Vansadhara, Bilwakhai, Kwakhai, Kathajodi, Lunna, Chitratpala, Birupa, Baghua, Bahuda। यंग जीनियस एक शो नहीं, शुरुआत है। ऐसे बच्चों को देश के सामने लाने की जो बड़ों को राह दिखा सके, मिसाल बन सके और देश जिन पर फख्र कर सके। देखिए कमाल के किड्स के और भी अनदेखे पहलू 27 मार्च को शाम 7 बजे जरूर देखें।